हेलो एस्पायरेंट्स, 12 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। 15 न्यूज आइटम्स है जो तो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की है। इनको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंटरसेप्टर मिसाइल्स टेस्टेड सक्सेसफुली। तो ये है 2 लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया डेवलप कर रही है। तो ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको हमने फिलहाल टेस्ट फायर किया है। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब होता है कि ये दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे। मतलब इट्स अ डिफेंस सिस्टम, मतलब कोई मिसाइल अगर कंट्री को अटैक कर रही है तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगी। तो इट्स अ वेरी इंट्रिकेट टेक्नोलॉजी एंड दिस डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, जिस एक्सपर्ट्स कहते हैं दिस इज लाइक हिटिंग अ बुलेट विथ अ बुलेट। एक बुलेट को आप बुलेट से मार रहे हो, तो इतना प्रिसीजन इसमें लगता है क्योंकि these missiles are also coming at some speed। तो ये पूरा डिफेंस सिस्टम हम काफी टाइम से डेवलप कर रहे हैं अंडर DRDO। और ये जो मिसाइल भी यूज किया था, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप किया था हमने, पृथ्वी का मॉडिफाइड वर्जन। तो वो हम मिसाइल यूज करते हैं एज एन इंटरसेप्टर मिसाइल। इवन द मिसाइल जो हम टारगेट करवाते हैं तो वो भी डेवलप होती है। तो ये फिलहाल भी जो टेस्टिंग हुआ था तो इसमें एक बे ऑफ बंगाल में नेवी शिप से एक मिसाइल को फायर किया गया। तो ये 2000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। जैसे हमारी एनिमी मिसाइल को ऐसे मिमिक करते हुए ये छोड़ा गया, लॉन्च किया गया। और दूसरी एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो है, तो इंटरसेप्टर मिसाइल व्हीलर आइलैंड से, जो अभी अब्दुल कलाम आइलैंड कहा जाता है, जो ऑफ ओडिशा कोस्ट है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। तो ये पूरा है। तो वो इंटरसेप्टर मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया ये बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च हुई थी नेवी से। तो ये पूरा हुआ डिस्ट्रक्शन एट हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये एंडो एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेयर, मतलब विद इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर अप टू 100 किलोमीटर होता है, और इवन बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ये जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये डेवलप किया जा रहा है। और फिलहाल ये जो सक्सेसफुल टेस्ट फायर, इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन इन अ ऑब्जेक्टिव टू हैविंग दिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ऐसा सिस्टम सिर्फ 4 ही कंट्रीज होगी जिसके पास होगा। तो और 3 कंट्रीज जिसके पास ये है वो है यूएसए, इजराइल और रशिया, एंड इंडिया विल बी द फोर्थ वंस दिस इज डेवलप्ड। तो ये है कैपेबिलिटीज जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ से एनिमी मिसाइल लॉन्च किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स का अवाक्स, दैट इज एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, वो अलर्ट करता है कंट्रोल सेंटर को। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है जो हमने इजरायली ग्रीन पाइन लिया है। तो वो इसकी मिसाइल की वेलोसिटी, डायरेक्शन डिटेक्ट करते हैं, ट्रेस करते हैं। उसके बाद दूसरा एक मिसाइल, ये जो है इंटरसेप्टर, ये और एक रडार है यहाँ पे। दिस इज फ्रेंच मेड मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार। तो ये मिसाइल को लॉक इन करते हैं कि कैसे इसका मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ से इंटरसेप्टर मिसाइल जो हमने व्हीलर आइलैंड से छोड़ा, यहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो ये इसमें भी रडार्स है, क्योंकि रडार्स चाहिए टू डिटेक्ट द वेयर इज द लोकेशन। तो वो रशियन बिल्ड रडार्स इसमें भी है, थर्मल रडार्स। तो वो ये मिसाइल अटैक करती है और ये होस्टाइल मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है, एनिमी मिसाइल को। तो ये पूरा है। कंट्रोल सेंटर भी हाईली ऑटोमेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो इनिशिएट किया जाता है, अलर्ट किया जाता है, और ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल हमने पहले भी डिस्कस किया। बैलिस्टिक मिसाइल इज अ मिसाइल दैट फॉलोज इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। मतलब उसमें बाद में पावर नहीं होता है कि कैसे उसको मूव करना है। तो ये जो मिसाइल है, एनिमी मिसाइल जो है, हमने वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था। मतलब एक बैलिस्टिक मिसाइल अगर आ रही है जो लॉन्च की गई है, जो अपना मूवमेंट बाद में वो मैनोवर नहीं करेगी। तो एक मिसाइल जो लॉन्च की जाती है, जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, तो वो ट्रैजेक्टरी जो होता है, जैसे हम एक बॉल फेंकते हैं, तो बॉल यहाँ से फेंका तो इनिशियल फोर्स है, उसके बाद बॉल विल फॉलो द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट विल मूव थ्रू दिस ट्रैजेक्टरी एंड देन इट विल फॉल। तो वैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होगी वो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करके फॉल करेगी। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंड करते हुए इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप किया गया है। तो ये गाइडेड मिसाइल है। तो ये गाइडेड मिसाइल है जो देखेगी कहाँ है बैलिस्टिक मिसाइल और उसको अटैक करेगी। तो ये है, ये व्हीलर आइलैंड से भी ये बताया गया है कैसे हो रहा है ये।
तो वही है, अटैक लॉन्च करके, एनिमी लॉन्च होता है जब, तो यहाँ से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके ये एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है, राइट्स वायलेटेड सेज जस्टिस कर्नन। सो ये कोलकाता हाई कोर्ट के जो कंट्रोवर्शियल जज है जस्टिस CS कर्नन, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया 9 फेब को कि क्या इशू है इनके अगेंस्ट। तो ये पहला केस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी जहाँ पे एक सिटिंग जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस लाया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। सुओ मोटो मतलब खुद के इनिशिएटिव से, कोई पेटिशन नहीं फाइल किया गया है। तो ये पहली बार ये ऐसा कंटेम्प्ट नोटिस लाया गया है अगेंस्ट द सिटिंग जज, और जस्टिस CS कर्नन कह रहे हैं कि ये दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये पॉसिबल नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट की केस को पार्लियामेंट को रेफर करे, तो पार्लियामेंट को रेफर करे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस और हाई कोर्ट के सारे जजेस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स, अगर उनको रिमूव करना है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो इवन हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है तो पार्लियामेंट को रेफर किया जाता है। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, रिमूवल प्रोसेस। तो इतना सेफगार्ड्स है फॉर जजेस कि उनको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। और रेप्रिमांड भी है तो कोई ऐसे पनिशमेंट्स का प्रोविजंस नहीं है कि उनको पनिश किया जाए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये इधर पार्लियामेंट को रेफर किया जाए, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस JS का है, उनके रिटायरमेंट के बाद ये लिया जाए केस। तो ही हैज मेड स्टेटमेंट्स, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं अगेंस्ट द जुडिशरी, अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑल्सो। तो ये सारे जो स्करलियस स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं कि जो जो बेइज्जती करते हुए स्टेटमेंट्स है, तो वो उसके आगे उसके ऊपर ही ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस अब लाया जा रहा है। वही है। तो अब ये इनकी हियरिंग होगी, ऑलरेडी केस इनिशिएट हो चुका है, पर अब जस्टिस JS कर्नन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग देंगे, अपना डिफेंस देंगे। तो वही जब वो होगा तो फिर से ये न्यूज में आएगा। अगला न्यूज आइटम है 5 नेम्स क्लियर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि 5 नेम्स सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिया है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्रूव इट। तो अप्रूव करेगी गवर्नमेंट तो ये अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जजेस वैकेंसीज फिलहाल 8 है, तो ये 5 नाम दिए गए हैं जो अपॉइंट हो सकते हैं, तो वैकेंसीज कम हो। एंड 8 वैकेंसीज भी कहा जाता है, दिस इज एन ऑल टाइम लो इन रिसेंट ईयर्स। तो ये तो टोटल स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की 31 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे ये 5 नाम जो कॉलेजियम ने दिया था वो अभी अप्रूव हो चुके हैं रिकमेंडेशंस, और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने क्लियर करके नेम्स भेजे। तो ये सारे जजेस जो नाम दिए गए थे वो अपॉइंट हो गया सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज अप्रिशिएटेड। हम काफी टाइम से इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुनते आ रहे थे कि जो नाम कॉलेजियम दे रही है वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, उनपे बहुत टाइम तक बैठे रहती है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वैकेंसीज बढ़ रही है इवन इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो ये डेडलॉक इसीलिए आया है क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कम्प्लीटली जुडिशरी के हाथ में है कि जुडिशरी कैसे डिसाइड करेगी कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे। मतलब कॉलेजियम इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो उनके थ्रू फॉर वेरियस पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाय एज ओनली, so senior most judge becomes the chief justice of India, तो वो फिक्स्ड है। देन फॉर द अदर्स मतलब कि फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस अलग अलग कॉलेजियम बनाया जाता है जिसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो ये नाम फिर गवर्नमेंट को जाते हैं, जो अगर अप्रूव करती है तो अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, अगर रिजेक्ट करती है तो रिकंसिडरेशन होता है। सेम नेम्स अगर फिर से गए तो 1 पावर है, फिर से गए अगर गवर्नमेंट के पास तो उनको अप्रूव करना ही होगा। मतलब गवर्नमेंट का कोई से नहीं है, अगर जुडिशरी अपॉइंट करना ही चाहती है तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, ओनली इट कैन डिले इट। तो वही डिले प्रोसेस यहाँ यूज किया जा रहा था, डिले टैक्टिक्स, जो जुडिशरी हर बार वॉइस रेज करती है। तो ये इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि अक्टूबर 2015 में गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, ये था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल। तो एक कमीशन बनाया जाए ऐसे इनिशिएटिव लिया गया था, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, स्पेशल मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट्स लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। पर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJSC एक्ट को भी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया, कहा कि इसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी
नहीं रहती है तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, इसीलिए ये नहीं अलाउड हो सकता है। तो इसमें था कि अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट और जुडिशरी का इक्वल से होगा, तो जुडिशरी का सुप्रीमेसी में इक्वल सेम है, जुडिशियल प्राइमेसी नहीं हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि फिर गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेगी और अपॉइंटमेंट्स करेगी तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये पॉइंट था, तो ये रिजेक्ट करते हुए भी इट वाज अ सेटबैक टू द गवर्नमेंट। तो इसीलिए अभी आगे क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में ये केस में कहा था कि ये तो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन ये भी सही है कि कॉलेजियम सिस्टम है जो वो भी अप टू द मार्क नहीं है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जाए कि कैसे फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स हो, तो इसीलिए एमओपीज ड्राफ्ट किए गए बाय द गवर्नमेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया टू फाइनलाइज। तो उनके निगोशिएशन से वो अपने सजेशंस दे, यहाँ से सजेशंस आए और दोनों मिलके एक एमओपी फाइनलाइज करे जिसके बेसिस पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो वो एमओपी भी अभी पेंडिंग है इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट एमओपी पे अपने व्यूज देंगे टू द गवर्नमेंट। तो जब भी जुडिशरी कहती है कि आप कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को जल्दी से अप्रूव करो, सुप्रीम गवर्नमेंट कहती है कि आप एमओपी ड्राफ्ट को जल्दी से अप्रूव करो। तो एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस होते हैं, तो ये काफी टाइम से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एमओपी तो हम फाइनलाइज करेंगे, दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, पर इन द मीन टाइम आपको कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट्स करने। तो वो गवर्नमेंट थोड़े हेजिटेंट है इन यूजिंग द कॉलेजियम सिस्टम इन द मीन टाइम, बट वही है। तो फिलहाल दिस इज अ गुड न्यूज कि जल्दी से नाम क्लियर हो गए 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस के। अगला न्यूज आइटम है 22% टीवी प्रोग्राम्स डिपिक्ट टोबैको यूज। सो ये कॉटपा जो एक्ट है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे डिपिक्ट किया जाना चाहिए टोबैको यूज, अगर हो रहा है तो क्या प्रोविजंस लाने चाहिए, और विदाउट दैट टू क्या क्या ब्रॉडकास्ट में उसके साथ वार्निंग मैसेजेस क्या क्या आने चाहिए। तो ये अभी एक स्टडी किया गया बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और ये स्टडी इवैल्यूएशन ऑफ टोबैको फ्री फिल्म एंड टेलीविजन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये स्टडी में सामने आया है कि कंप्लायंस लेवल है वो कम है और बेटर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कॉटपा का। तो कॉटपा में 3 मैंडेटरी प्रोविजंस है कि आपको वार्निंग मैसेजेस देने, अगर आप फिल्म्स एंड टीवी प्रोग्राम्स में ये टोबैको प्रोडक्ट्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो ये 3 जो है वार्निंग मैसेजेस। तो ये पहला एंटी टबैको हेल्थ स्पॉट्स। तो हेल्थ स्पॉट्स मतलब कि शॉर्ट फिल्म्स ऐसे बनाई गई है, जैसे 2 स्पेसिफिक फिल्म है, चाइल्ड और धुआं। तो आप कभी मूवीज भी देखोगे या कुछ, तो आपको ये इनिशियली एक स्पॉट ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उसमें होता है कि फेफड़े कैसे आपके अफेक्ट होते हैं बाय टबैको यूज वगैरह। तो ये स्पॉट्स पहले ब्रॉडकास्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है अंडर कॉटपा। फिर ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर देना, मतलब कोई पर्सन आके ऑडियो विजुअल देखे कि भाई धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो वैसे ऑडियो विजुअल मैसेज देते हैं कि हम इंडोर्स नहीं करते इसको, कोई आके स्टार आके दे या कोई डायरेक्ट या कोई पर्सन आके ये मैसेज दे, वो जरूरी है, डिस्क्लेमर दे। और स्टैटिक हेल्थ वार्निंग मैसेजेस के जब सीन आता है तो एक मैसेज आता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कॉटपा के अंदर, और कंप्लायंस लेवल कम है, वो ये स्टडी बता रही है। स्पेशली टीवी प्रोग्राम्स में डिपिक्ट होता है और यहाँ पे कंप्लायंस नहीं है, मतलब कोई एक किया जाता है, तीनों नहीं किए जाते, तो तीनों का कंप्लायंस काफी कम है। तो ये स्टडी की गई और इन्होंने ये भी देखा कि इससे बेनिफिट होता है, मेंबर्स जो ऑडियंस के ऊपर रिस्पॉन्स लिया गया, तो 50% मेंबर्स कहते हैं कि टोबैको वार्निंग मैसेजेस से हम सोचते, इट मेक्स अस थिंक, और 30% मेंबर्स कहते हैं कि इन मैसेजेस की वजह से हम एनकरेज हुए कि क्विट करें हम स्मोकिंग। तो वही है, तो आप देख सकते हैं 54% फिल्म्स में ऐसे कैरेक्टर्स कंज्यूमिंग टोबैको बताया जाता है, फिर 22% प्रोग्राम्स में बताया जाता है, और प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंटेशन लेवल और कम बताया जा रहा है। तो ये है कॉटपा, इसके अंदर ये मैंडेटरी है, और टोबैको यूज एक्चुअली कंट्री में काफी ज्यादा है और मेजर कॉज है फॉर कैंसर टू। तो 40% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया आर ड्यू टू टोबैको यूज। और ये टोबैको यूज जो होता भी है तो ये
नॉन स्मोकलेस टोबैको मतलब नॉन स्मोकिंग, स्मोकलेस टोबैको मीन्स डायरेक्ट टोबैको कंजम्पशन जो जनरली रूरल एरियाज में भी ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा है। 35% अर्बन पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन इसमें इंडल्ज करती है, और 14% चिल्ड्रन 13 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में भी ये यूज करते हैं स्मोकलेस टोबैको। और सिगरेट्स बीडीज तो होती है, तो इससे कैंसर भी होता है और ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट है ये ऑन द कंट्री डिजीज फॉर्म में। फिर अगला न्यूज आइटम है एनजीटी आस्क्ड सीपीसीबी फॉर रिपोर्ट ऑन मांझा। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि एक रिपोर्ट सबमिट करे कि कितना मांझा का क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो वैलिड हो, अप्रूव्ड हो, जो यूज हो सके। तो एनजीटी ने नेशन वाइड बैन डाला है ऑन यूज ऑफ मांझा। सो मांझा जो है जनरली ग्लास कोटेड काइट स्ट्रिंग्स होती है ये, तो इससे कई बार एनिमल्स भी, बर्ड्स को अफेक्ट होता है, मर जाते हैं, ह्यूमंस को भी ये डेंजर है। और चाइनीज इम्पोर्टेंट मांझा तो हाईली ग्लास कोटेड और जो क्वालिटी होती है उसकी वजह से काफी डेथ्स होते हैं। तो एनजीटी ने एक इंटरिम बैन डाल दिया नेशन वाइड ऑन दिस, पर वो कह रहे हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करे कि कहाँ कौन सा टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए तो मांझा अलाउड किया जाए। तो वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है सीपीसीबी को। फिर अगला न्यूज आइटम है टाइग्रेस फाउंड डेड इन बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में, यहाँ पे काफी सारे टाइगर्स डेथ रिपोर्ट हुए हैं बांदीपुर और नगरहोल। बांदीपुर नगरहोल बेल्ट में अब देखा जाए तो जैन 2017 से, ये न्यू ईयर से ही 8 टाइगर्स डेथ हो चुकी है। तो 6 नगरहोल में और 2 बांदीपुर में। तो यहाँ पे भी अभी टाइग्रेस एक डेड पाई गई इन बांदीपुर नेशनल पार्क। तो उसके बॉडी पे वुंड्स काफी थे, और ये बताया जाता है कि वो इन फाइटिंग मतलब तो टाइगर्स के बीच में फाइटिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये भी कहा जाता है कि ये मेटिंग सीजन है, तो ये टाइम पे भी काफी इन फाइटिंग्स होती है जिसकी वजह से टाइगर्स वुंडेड हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये उसको अट्रीब्यूट किया जा रहा है कि नवंबर टू फेब मेटिंग सीजन होता है, और काफी टाइम टेरिटोरियल फाइटिंग्स भी होती है, तो टाइगर्स वुंडेड हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली दे डाई। तो इसको ये रीजन इसको दिया जा रहा है, कोई अदर रीजन नहीं है कि टाइगर्स की डेथ हो रही है। तो ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका में 5 है, ये इंपॉर्टेंट है पता रखने के लिए कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नगरहोल, फिर भद्रा टाइगर रिजर्व है, अंशी दंदेली और बीआरटी। तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तो ये है कर्नाटका, यहाँ पे आप देख सकते अंशी दंदेली यहाँ है, भद्रा, और ये बांदीपुर नगरहोल, और ये बीआरटी भी यहीं पे है। इस मैप में नहीं दिखाया गया, बट दैट इज ऑल्सो न्यू टाइगर रिजर्व। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन है और उनको कंजर्व करने के लिए उनको टाइगर रिजर्व बताया जाता है, उसको नोमेनक्लेचर दिया जाता है टाइटल, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर उनके वहाँ सेफगार्ड्स लिए जाते हैं। अगला न्यूज आइटम है ग्रीन ड्राइव ऑन ब्लू वाटर, सोलर पावर लाइट्स अप नेवल वेसल। तो ये नेवल शिप है आईएनएस सर्वेक्षण, ये सर्वे वेसल है। तो यहाँ पे ये कोची में बेस्ड है, इस पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो ये सोलर पैनल, सोलर पावर सिस्टम जो है ये रिप्लेस करेगा डीजल ऑल्टरनेटर, जो यहाँ पे इमरजेंसी डीजल ऑल्टरनेटर है 4.4 किलोवाट का, ये रिप्लेस किया जाएगा बाय सोलर पावर सिस्टम। तो ये सोलर पैनल्स रेजर थिन फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स है। तो ये इंपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम यूएस कंपनी, तो ये लोकल वेंडर से इनको प्रोक्योर किया गया है। तो ये जो सोलर पैनल्स है ये नॉर्मल वाले यूज नहीं किए गए, जो कन्वेंशनल रिजिड ग्लास टॉप सोलर पैनल्स है, क्योंकि वो हार्श सॉल्टी ह्यूमिड मरीन एनवायरनमेंट में ये सुटेबल नहीं है, वो हाई विंड स्पीड्स भी विथस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए अनफिट है फॉर शिप्स। पर ये जो लाइट वेट अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल पैनल्स जो है ये ब्रेक नहीं होते इजीली, तो ये सुटेबल है और ये लगाए गए हैं। इवन जो बैटरीज होती है, कन्वेंशनल बैटरीज फ्यूल लिमिटिंग होती है, तो वो भी एडवाइजेबल नहीं है ऑन शिप्स। सो टर्बुलेंट वाटर्स होते हैं, मतलब काफी स्टेबल नहीं होते, जब स्टॉर्म्स वगैरह कुछ होते हैं तो वहां पे इट्स डिफिकल्ट हो जाता है। और जो ये बैटरीज भी इसीलिए जो यूज की जा रही है वो नो फ्यूम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बैटरीज है, जिसकी बैटरी लाइफ गारंटीड है 20 ईयर्स के लिए। इवन ये जो सोलर पैनल सिस्टम है वो 0 मेंटेनेंस सोलर पावर सिस्टम है। तो ये यूज करने से जो
कार्बन एमिशन है ये शिप की वजह से, वो एनुअल कार्बन एमिशन 60,225 kg से कम हो जाएगा। 22,995 लीटर्स डीजल बचेगा नेवी के लिए। तो ये ह्यूज सेविंग्स है। इसका इनिशियल ये कॉस्ट जो है ये सोलर पावर सिस्टम का 19 लाख है जो रिकवरेबल है, 3 साल में ये रिकवर हो जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन एनर्जी यूज करने के लिए इन वाटर्स ऑन द शिप। तो ये है INS सर्वेक्षण, और ये सोलर पैनल्स, ये जो हेलीकॉप्टर का जो पैड होता है उसके रूफ पे ये डाला गया है, कैनोपी पे। अगला न्यूज आइटम है प्रोटीन वॉल्यूम पैराडॉक्स रिजॉल्व। तो ये है रिगार्डिंग ड्यूरेबल प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, तो ये प्रोटीन्स डेप्थ्स ऑफ ओशंस में भी पाए जाते हैं। इवन एक्सोप्लैनेट जिनका ओशनिक एक्सोप्लैनेट से जहाँ आइस बाउंड है लेकिन नीचे ओशन से, यहाँ पे भी ये है कि ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन सर्वाइव तब करते हैं जब वो फोल्डेड रहते हैं। तो अगर वो फोल्डेड रहते हैं तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब फोल्डेड अंडर द प्रेशर। अगर ये अनफोल्ड हो जाते हैं अंडर प्रेशर तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक स्टडी की गई और इस स्टडी में प्रिडिक्ट किया गया कि वॉल्यूम ऑफ प्रोटीन का क्या कनेक्शन है, कि कितना प्रोटीन का वॉल्यूम है तो वो प्रोटीन फंक्शनल होगा कि नहीं। तो फोल्डेड अनफोल्डेड स्टेट में उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो उस बेसिस पे ये स्टडी बताया गया है कि अगर वॉल्यूम है जैसा, अगर फोल्डेड है तो इट विल फंक्शन एंड इट अनफोल्डेड है तो नॉन फंक्शनल होगा। तो इससे काफी इंसाइट मिलेगी अबाउट हाउ लाइफ सर्वाइव्स, एलियन लाइफ भी पॉसिबल है इन दिस एक्सोप्लैनेट्स, ओशनिक आइस बाउंड ओशनिक एक्सोप्लैनेट्स में भी, और इवन ओशन डेप्थ्स में भी कैसे लाइफ सर्वाइव करती है। तो इसके ऊपर ये स्टडी की गई है। अगला न्यूज आइटम है अग्रेशन ब्रेन स्टेम वॉल्यूम लिंक। तो ये है लिंक बिटवीन अग्रेशन और ब्रेन स्टेम वॉल्यूम। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे रिसर्च किया गया है। तो ये ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है जिसमें लोगों के, बच्चों के सोशल बिहेवियर अफेक्ट होते हैं। तो इट इज अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो जहाँ पे ये रीजन क्या है ये क्लियर नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, और ये स्पेक्ट्रम डिजीज है। तो स्पेक्ट्रम मतलब फ्रॉम लीस्ट टू मैक्सिमम, तो एक बैंड होता है। तो हर बच्चा जो ऑटिस्टिक है वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है। तो किसी किसी को अलग अलग इससे इफेक्ट्स होते हैं, कोई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं तो ये अग्रेसिव बिहेवियर भी बताते हैं। तो ये अग्रेशन जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, तो ये अग्रेशन का लिंक है ब्रेन स्टेम वॉल्यूम से। ये एक स्टडी में कोरिलेशन आया है। तो ये अगर ब्रेन स्टेम वॉल्यूम कम है, अगर ये कम है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम क्या होता है, दिस इज इन द ब्रेन, तो ये पार्ट को ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो अगर यहाँ वॉल्यूम कम है, ये छोटा है, तो अग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा होता है। तो ये रिसर्च में सामने आया है। तो इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, ऑटिज्म चिल्ड्रन बनाए गए। तो एक जो अग्रेसिव बिहेवियर बताते हैं और दूसरे जो नहीं, उनके MRI इमेजेस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया गया, उसमें ये लिंकेज सामने आया है। तो वही है, ये रीजन क्या है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का ये क्लियर नहीं है। ये हेरिडिटरी भी है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो जाता है, ये अभी क्लियरली असर्टिवली कहा नहीं जा सकता। तो वही है। तो अब ये देख सकते हैं ये ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो ये ब्रेन स्टेम में यहाँ पे ये सेरेब्रम है और ये सेरेब्लम है। तो ये ब्रेन स्टेम के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होती है। तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के भी मेजर फंक्शन है कि ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग वगैरह को, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जब अफेक्ट होता है, छोटा होता है, तो इससे अग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा हो जाता है। तो ये पॉन्स भी यहाँ पे, तो ये रिलेइंग फंक्शन करते हैं बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड द सेरेबेलम, कि जो सिग्नल से वो रिले किए जाए। 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के, 2 पार्ट्स, तो दोनों में रिले किए जाए। और इवन ये जो मिड ब्रेन है ये भी रिले करते हैं बिटवीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके ऑडिटरी एंड रिफ्लेक्स फंक्शंस भी होते हैं मिड ब्रेन के। तो ये ब्रेन स्टेम है। अगला न्यूज आइटम है व्हाट इज द थॉर एक्सपेरिमेंट। तो ये थॉर एक्सपेरिमेंट ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हो रहा है, के थ्रू हो रहा है। तो ये थंडर क्लाउड इमेजिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है थंडर स्टॉर्म्स के, उसका
क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो वो कैसे वाटर वेपर को इन्फ्लुएंस करती है, क्लाउड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है, और इवेंचुअली इवन क्लाइमेट चेंज कैसे होता है इसकी वजह से, अगर होता है तो वो स्टडी किया जा रहा है। तो ये थॉर थॉर एक्चुअली एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है नॉर्स माइथोलॉजी में, और इवन मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है। तो ये हैमर विल्डिंग कैरेक्टर कहा जाता है, हैमर होती है इसके हाथ में, थॉर। तो ये थंडरस्टॉर्म एक्सपेरिमेंट है। तो ये रिसेंटली सितंबर 2050 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया थॉर एक्सपेरिमेंट पे। ये आप देख सकते हैं, थंडरस्टॉर्म्स को स्टडी करेंगे, जो जो ना एटमॉस्फेयर से, ये ट्रोपोस्फियर जो लेयर है उसमें से इवन स्ट्रेटोस्फियर में ये पेनेट्रेट करते हैं थंडरस्टॉर्म्स। तो लाइटनिंग होती है इनमें, तो उसकी वजह से काफी सारे नो ये जो स्प्राइट्स वगैरह क्या जाते हैं, जेट्स, जाइगेंटिक जेट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये कैसे ग्रेविटी वेव्स, इंटरनल ग्रेविटी वेव्स को क्या अफेक्ट होता है, क्या जनरेट होती है थंडरस्टॉर्म्स की वजह से, वो सब स्टडी किया जाएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज है इसके। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉन्सिक्वेंसेज समझे जाएंगे। ये है रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स। तो ये ट्रोपोस्फियर है, लोअर लेयर अप टू 10 किलोमीटर। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और फिर ये एक्सोस्फियर कहा जाता है आगे। तो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन पाया जाता है। थर्मोस्फियर में टेम्परेचर ग्रेजुअली जैसे ऊपर जाएगी, हाइट इंक्रीज होगी, वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर थर्मोपॉज आ जाता है जहाँ पे स्टेबल रहता है टेम्परेचर। उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर में फिर से जैसे आप आगे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब जैसे हाइट बढ़ती है वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म होते जाएगा ऊपर जाके। फिर आता है स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फियर में अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, मतलब कि जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा। फिर मीजोपॉज में, थर्मोस्फियर में अगेन वही पाया जाता है। आयोनोस्फियर भी यहाँ कहा जाता है। तो ये आयन एक्टिविटी की वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। तो ये है, और आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ऑर्बिट करता है अराउंड दी अर्थ। तो ये 388 किलोमीटर हाइट पे ऑर्बिट है, और ये 100 किलोमीटर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का थिकनेस समझा जाता है अप टू दिस। उसके बियॉन्ड तो फिर आउटर स्पेस हो जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो थर्मोस्फियर थर्म जो थर्म थंडर क्लाउड्स है उनको स्टडी किया जाएगा। अगला न्यूज आइटम है न्यू इमिग्रेशन ऑर्डर ऑन दी कार्ड्स। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ सकता है, कंसिडर कर रहे हैं ऑन इमिग्रेशन, क्योंकि कोर्ट रूलिंग ने उनके ट्रैवल बैन के ऊपर ब्लॉक लगा दिया है। तो वो नया इनिशिएटिव लेंगे, ये उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अगला न्यूज आइटम है मार्केट रेगुलेटर लेज डाउन रिफॉर्म्स रोड मैप फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018। तो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक रिफॉर्म्स रोड मैप बनाया है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो इसमें उन्होंने जो मेजर प्रोविजंस लिए, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव है कि कैसे किया जाए। तो सेबी बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें ये रोड मैप लाया गया। तो वो कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी ने प्लान किया है कि वो लिस्टिंग टाइम गैप को रिड्यूस करेंगे। तो मतलब जब पब्लिक इशू होता है, शेयर्स इशू होते हैं, तो उसको लिस्ट करने के लिए डिले आता है T+6। टी इज द लास्ट डे ऑफ द इशू। तो इशू का जो लास्ट डे होता है उसके 6 दिन के बाद ये लिस्ट होते हैं। तो ये लिस्टिंग टाइम गैप पहले तो ये 12 दिन का था, जो रिसेंटली 6 दिन हुआ है। तो अभी ये और रिड्यूस किया जाएगा, ये प्लान है, कहा गया है। फिर दूसरा है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अलाउ होगा इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, मतलब इंडिविजुअल्स अलाउड है तो इंस्टीट्यूट्स भी पार्टिसिपेट कर सके, ये फेज्ड मैनर में अलाउ किया जाएगा। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा है इंटीग्रेशन बिटवीन कमोडिटी स्पॉट मार्केट एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। तो ये स्पॉट मार्केट भी क्या होता है और उसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद डेरिवेटिव्स मार्केट। तो हम ये देख लेते हैं पहले। बाकी भी इनिशिएटिव्स है, जैसे कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन होगा कमोडिटी ब्रोकर्स का। तो कमोडिटी ब्रोकर्स जो होते हैं उनका सुपरविजन किया जाए। इवन साइबर सिक्योरिटी लाया जाए, क्योंकि सिक्योरिटीज तो ये स्टॉक्स एक्सचेंज किए जाते हैं, बाइंग सेलिंग ऑनलाइन होता है, तो साइबर सिक्योरिटी लैब सेटअप किया जाएगा फॉर दिस। इवन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएरीज के किए जाएंगे, वो अलाउ किया जाएगा। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह होते हैं उनके रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको सिक्योरिटाइज किया जाता है। तो ये ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन रेसिप्ट्स भी अलाउ किया जाएगा, इसकी लिस्टिंग अलाउ की जाएगी, ये प्लान्स भी है। तो ऐसे प्लान्स है, इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे बाय सेबी।
इवन जो कोलोकेशन फैसिलिटी लाई जाएगी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है तो उनका एक कोलोकेशन भी हो, इवन एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जाते हैं वैसे भी, तो उसको भी, उसके लिए भी कोलोकेशन फैसिलिटी लाई जाएगी। तो अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है और स्पॉट मार्केट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है फ्रॉम अनदर एसेट। तो जैसे गोल्ड है, तो हम गोल्ड खरीदते हैं, जो स्पेक्यूलेशन के लिए खरीदते हैं, तो आप गोल्ड लो, मतलब कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि अगर आगे जाके गोल्ड प्राइसेस आप समझते हैं कि बढ़ेंगे, तो ये एक एसेट होगा आपके पास। लेकिन जब आप गोल्ड खरीद के अपने घर में सिर्फ रखते हो, तो ये गोल्ड वेस्टेज ऑफ एसेट है, मतलब इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच इज वेस्टेड। मतलब वो गोल्ड फिर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास पड़ा है, एंड ह्यूज रिस्क भी है, तो उसको सेफ रखना भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आप गोल्ड इसीलिए खरीद रहे हो क्योंकि आप स्पेक्यूलेट करते हो कि आगे प्राइस बढ़ेगा, तो बेटर ऑब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट वुड बी कि आप एक डेरिवेटिव खरीदो। तो ये डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पेपर है समझ लो आप, या एक ऑनलाइन भी होता है, तो ये ई है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जैसे कि, तो ये इसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव्ड है, मतलब गोल्ड के वैल्यू से ये लिंक्ड है। तो आपको कितना गोल्ड खरीदना उतना इक्विवेलेंट आप डेरिवेटिव खरीद लो, और ये डेरिवेटिव का वैल्यू वैसे ही चेंज होगा जैसे गोल्ड का वैल्यू चेंज होता है। मतलब अगर 5 इयर्स के बाद गोल्ड का वैल्यू डबल हो गया, तो आपके ये डेरिवेटिव का वैल्यू भी डबल हो जाएगा, मतलब लिंक्ड है, जो वो वैल्यू है उसका ये गोल्ड का वैल्यू है। जैसे अगर गोल्ड डेरिवेटिव, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, सिर्फ गोल्ड नहीं है, काफी अलग अलग कमोडिटीज के लिए डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कई बार होर्डिंग किया जाता है फूड ग्रेन्स का, तो अगेन दैट इज ऑल्सो स्पेक्यूलेशन के बाद में फूड ग्रेन्स या जो भी एग्री कमोडिटीज का भी, तो ये ऐसा होता है कि बाद में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ये होल्ड करके रखे जाते हैं मर्चेंट्स। सो रादर देन होर्डिंग, आप डेरिवेटिव ले लो, जितना चाहिए आपको उतना डेरिवेटिव ले लो, तो आगे अगर फूड ग्रेन प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे तो डेरिवेटिव्स के भी प्राइसेस वैसे ही बढ़ेंगे, अगर वो कमोडिटी की डेरिवेटिव है। तो ये होता है डेरिवेटिव्स। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है, तो यहाँ पे मतलब इसके अंडरलाइंग एसिड्स का भी एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं, इवन अदर मेटल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो ये डेरिवेटिव कमोडिटीज होते हैं। और स्पॉट मार्केट क्या होता है, तो स्पॉट मार्केट मतलब कि जो डेली मार्केट जो होता है, डेली ट्रांजेक्शन होता है, करंट ट्रांजेक्शन जो खरीदा बेचा जाता है इन द मार्केट, जनरली जो हम समझते हैं, तो ऑन द स्पॉट होता है। तो ये स्पॉट मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट से इंटीग्रेट करने के भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, ये रिफॉर्म एजेंडा है। और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, तो स्पॉट और फॉरवर्ड होता है, मतलब स्पॉट मतलब उसी टाइम पे हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाके ये डील फाइनलाइज होगी, मतलब एक्चुअल एक्सचेंज होगा। तो फ्यूचर डिलीवरी के लिए अभी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो ये देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड टुडे बट इम्प्लीमेंटेड सम टाइम इन फ्यूचर, तो इसको फॉरवर्ड कहा जाता है। तो इसके अंदर रिस्क जो हो गए मिनिमाइज किए जाते, तो क्योंकि फ्यूचर में ही होगा, तो मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। तो पहले आगे जाके प्राइस काफी बढ़ जाएगा, तो अभी से डील कर दिया कि बाद में जाके कोई रिस्क ना हो, ऐसे। तो स्पेक्यूलेशन के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इसमें क्या फर्क होता है, नाम तो सिमिलर है, फ्यूचर में ही ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा, पर डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कहा जाता है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, जैसे मार्केट में स्पॉट मार्केट है और फॉरवर्ड मार्केट है। फ्यूचर्स जो है ये ट्रेड किए जाते हैं ऑन द एक्सचेंज, तो ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी डिलीवरी डेट होती है, जैसे कि कभी ये सेटल किया जाएगा, ऐसे ये सब इसमें फॉरवर्ड मार्केट में डिसाइड किया जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट है वहां पे वो सेटल किया जाएगा, तो जनरली एक स्पेसिफाइड डिलीवरी डेट होती है। फ्यूचर्स में रेंज ऑफ डिलीवरी डेट्स होती है और ये डेली सेटल होते हैं। तो मतलब कि कितना प्राइस है, क्या स्पेक्यूलेशन किया गया था, क्या प्राइस है, तो सेटलमेंट जो है वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है। और ये क्रेडिट रिस्क यहाँ पे होता है थोड़ा, कि आपने क्रेडिट दिया क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम खरीदेंगे आगे जाके, और प्राइस फिक्स कर दिए, तो क्रेडिट रिस्क है कि आपने पैसा दिया है क्रेडिट पे, अगर तो वो आपको कमेंसुरेट कमोडिटी मिलेगी कि नहीं, तो वो रिस्क इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। फ्यूचर्स में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता क्योंकि आपने खुद खरीदा नहीं है कुछ, तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उसके डिफरेंसेस है।
तो इवन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, एक तो फ्यूचर्स होते हैं जैसे ये, और दूसरा होता है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है, मतलब इसमें रिस्क और रिड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शंस भी दो कहे जाते हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। तो ये क्या होता है हम देख लेते हैं। तो ये फ्यूचर्स थे और ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स जो है ये प्योर ट्रेडिंग टूल है, जो हमने अभी देखा, जो स्टॉक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्टॉक पे एक्सचेंज किए जा सकते, शेयर ट्रेडिंग की जाती है इसके। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या फर्क है, ये ट्रेडिंग टूल है और ये रिस्क लिमिटिंग टूल है, कि अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो उसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वो प्रीमियम पे आप करो और आपके रिस्क जो होते हैं वो एक पार्टी ही बेयर करती है। तो ये है, ये भी ब्रॉट एंड सोल्ड इन डेरिवेटिव मार्केट है, ये भी बॉट एंड सोल्ड इन डेरिवेटिव मार्केट। तो ये है ऑप्शंस, कॉल और पुट। तो इसके अंदर कॉल ऑप्शन में बायर हैज द राइट टू बाय बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। आपने प्रीमियम पे कर लिया है तो आपको बाय करना है तो आप करो, नहीं करना तो मत करो, पर सेलर पे ऑब्लिगेशन है कि आपको सेल करना होगा। तो जैसे कॉल ऑप्शन का एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर स्टॉक आपको बाय करना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कॉल ऑप्शन का। तो इसके अंदर जो प्राइस, शेयर प्राइस $40 पे, ये डेट पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आप 100 शेयर्स आप ये प्राइस पे ये डेट को खरीद सकते हो। तो ये कॉल ऑप्शन है, आप प्रीमियम भी पे करोगे इसमें, और जब ये डेट आएगी तो आप की मर्जी है, यू हैव अ राइट। तो शेयर्स है, समझो आईबीएम के शेयर्स है, तो आईबीएम को ये बेचना ही होगा, पर आपकी राइट है, आपको खरीदना है तो खरीदो। मतलब अगर आप ये डेट पे जो एक्चुअल आईबीएम शेयर्स की प्राइसेस है, अगर ये जो हमने डील में कॉल ऑप्शन में फाइनलाइज की इससे ज्यादा है, तो आपको कम में अगर आईबीएम के शेयर्स मिल रहे तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप खरीदोगे। अगर नहीं तो फिर तो वो आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीदो या ना खरीदो। तो इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन, बट आईबीएम हैज टू सेल इट। और पुट ऑप्शन जो होता है उसका जनरली एग्जांपल दिया जाता है विथ इंश्योरेंस। तो जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो और प्रीमियम पे करते हो। तो जब एक्सीडेंट कुछ होगा तो आपके ऊपर है, मतलब आप अगर क्लेम कर सकते हो, इंश्योरेंस करना चाहते हो, तो इसके अंदर फिर आपको जो इंश्योरेंस क्लेम होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो अमाउंट होगा वो। तो यही है। तो ये कॉल और पुट ऑप्शन है जैसे। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन भी दिया गया है कॉल और पुट का। तो यहाँ पे बायर हैज द राइट बट नॉट रिक्वायर्ड टू बाय इट, और सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल। और इसमें पुट ऑप्शन में बायर हैज द राइट बट बायर हैज द राइट टू सेल, मतलब आप सेल कर रहे हैं इन द सेंस कि आप जो है आपको पेमेंट मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है, मतलब आप सेल, मतलब इंश्योरेंस का एग्जांपल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, तो वो हिसाब से तो प्रीमियम पे करना पड़ता है। वही है, कॉस्ट है कि प्रीमियम हैज टू बी पेड बाय द बायर। तो यहाँ पे जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का जनरली एग्जांपल दिया जाता है, यहाँ पे इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया जाता है कि पुट ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जाता है। सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, सेलर को तो करना ही होगा क्योंकि प्रीमियम पेड होता है बाय द बायर। तो ये है रिगार्डिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन अंडर ऑप्शंस। फिर अगला न्यूज आइटम है बैंक्स इन अ पोजीशन टू कट लेंडिंग रेट्स फर्दर। तो ये आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि बैंक्स के पास अभी भी प्रोविजन है कि वो लेंडिंग रेट्स और कम करे, पॉसिबिलिटी है ही, क्योंकि जितना रेपो रेट कम किया गया है और डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कासा, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जितने डिपॉजिट्स आए हैं, तो उसके बेसिस पे बैंक्स और भी लेंडिंग रेट्स कम कर सकती है। फिलहाल जो लेंडिंग रेट्स कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, वो सिर्फ हाउसिंग और पर्सनल लोन्स पे है। तो अभी भी वेटेड एवरेज लेंडिंग कॉस्ट है जो बैंक्स के, वो काफी हाई है, तो कमेंसुरेटली वो रिड्यूस नहीं हुए। तो इसीलिए जो रेपो रेट अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लास्ट बाई मंथली रिव्यू आया था, उसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया। तो रेपो रेट अगर कम होता है, मतलब बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट आरबीआई को देना कम होता है, तो इसके मतलब बैंक्स को भी ये पास ऑन करना होता है टू कंज्यूमर्स कि अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करें। पर आरबीआई कह रही है कि उतना इंटरेस्ट रेट अभी तक कम नहीं हुआ है, अभी भी और कम वो कर सकते हैं लेंडिंग रेट्स। और ऑफकोर्स बैंक्स कहती है कि नहीं, इससे ज्यादा करना रिस्की हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। अगला न्यूज आइटम है वर्ल्ड बैंक हेल्प सॉट टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर रेल सेफ्टी फंड। तो ये बजट 2016-17 में 17-18 बजट 2017-18 में प्रोविजन लाया गया कि एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा विच विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस और 5 ईयर पीरियड के लिए
होगा। तो ये रिकमेंडेशन अनिल काकोडकर कमेटी ऑन रेलवे सेफ्टी जो थी उनके रिकमेंडेशन थी, और ये रेलवे ने फॉरवर्ड किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को, अप्रूव करके ये फंड बनाया गया है। 75% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी, बाकी का 25% रेलवे अपने रिसोर्सेज से रेस कर सकती है, जनरेट कर सकती है। तो ये जो फंड है अभी, तो इसके अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है ये रिकमेंडेशंस भी अनिल काकोडकर कमेटी ने दिए हैं। पर फिलहाल रेलवे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि वो वर्ल्ड बैंक को कंसल्ट करे कि कौन सी एरियाज है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अंडर दिस बजट, अंडर दिस फंड। तो ये जो है, जो रेलवेज ने भी कहा है कि हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटेड ट्रैक इंस्पेक्शन कैसे किया जाए, ट्रैक सर्विलेंस करने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। इवन रोबोट्स को अगर पॉसिबल है कि आप यूज कर सकते हैं रेल रोबोट्स के, वो फ्रैक्चर्स रेलवे ट्रैक्स पे डिटेक्ट करें। तो ये सारे वो कह रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इवन ये भी कहा जा रहा है कि सब्सटेंशियल जो है फंडिंग यहाँ से फंड से 1/3 तो यूज करना चाहिए ऑन एलिमिनेटिंग अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स। तो ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स की वजह से भी काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि फुट ओवर ब्रिजेस भी कई जगह पे नहीं होते। तो वो प्रोविजन करना, ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज, वो डेवलप करना एक मेजर यूज होगा ऑफ दिस सेफ्टी फंड। तो ये कह भी रहे, और अनिल काकोडकर कमेटी के अंदर भी हमने देखा था कि रेलवे कोचेस जो ICF कोचेस है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो इतने इफेक्टिव नहीं है, उनको चेंज करना चाहिए विथ मॉडर्न डिजाइन, ये जर्मन डिजाइन जो है LHB कोचेस। तो वो भी एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होगा, तो सारे कोचेस चेंज करने चाहिए। वही इसी पे कैलकुलेशन के बेसिस पे ये रिकमेंडेशन अनिल काकोडकर कमेटी ने दिया था। इवन एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम है जो यूरोपियन सिस्टम है, उसको लाना चाहिए। तो वो सारे रिकमेंडेशंस दिए गए, लेवल क्रॉसिंग्स मैन्ड हो या अनमैन्ड हो, सबको एलिमिनेट करना है, ऐसे अनिल काकोडकर कमेटी ने भी रिकमेंड किया था। तो वही है। तो अभी ये कौन सी एरियाज में कितना कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये कंसल्टेशन वर्ल्ड बैंक से लिया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करने के लिए एस्टेब्लिश की गई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। तो ये ब्रेटन वुड्स में एस्टेब्लिश की गई थी 1944 में, और ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। तो वर्ल्ड बैंक का फंक्शन भी है, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स देती है फॉर सच कैपिटल प्रोग्राम्स है। तो डेवलपमेंटल बैंक है ये। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। तो जब हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक कहते हैं तो वो ये एक्चुअली होती है IBRD, तो ऑफिशियल नेम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलो तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं उसके अंदर। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वही फंक्शन है कि वो इंस्टीट्यूशनल, लीगल, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली प्रमोट करते हैं। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, तो ये भी डेवलपमेंटल एसोसिएशन है, मतलब इवन टेक्निकल असिस्टेंस और इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग कंट्रीज। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को असिस्ट करता है इन डेवलपिंग कंट्रीज। मीगा इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी, तो ये जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको रिस्क रिड्यूस करने के लिए, गारंटी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट गारंटी करने के लिए इनिशिएटिव लिया जाता है। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहे हैं तो उनको डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए ये फैसिलिटी है। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अनिल काकोडकर कमेटी के रिकमेंडेशन है। तो आप देख सकते हो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो इसीलिए यहाँ पे इनएडुकेट परफॉर्मेंस है रेलवेज का, और सेफ्टी थ्रेट है। तो ये सजेशंस थे कि एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लाया जाए लाइक द यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये कॉस्ट होगा 5 इयर्स में चेंज किया जाएगा, तो इसका 20,000 करोड़ कॉस्ट होगा, वो कहा था उन्होंने। ये 2013 अराउंड का रिपोर्ट। और मैंड एंड अनमैंड क्रॉसिंग सारे एलिमिनेट किए जाए, तो इसका कॉस्ट बताया गया है। इवन ICF कोचेस को LHB कोचेस से रिप्लेस किया जाए, तो ये काफी सेफ है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये पलट नहीं जाती है, एंटी टेलीस्कोपिंग मतलब उल्टी नहीं हो जाएगी जब डिरेलमेंट होगा। तो ये काफी सारे इसके बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से LHB कोचेस लाने चाहिए। और ये जो नेशनल रेलवे सेफ्टी, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो रिकमेंड किया गया था, तो उसमें ऐसे था कि 60% आएगा फ्रॉम द एक्सचेकर। बजट में कहा गया 75% आएगा एक्सचेकर में। और ये ट्रेन कोलिजन सिस्टम, रोलिंग स्टॉक जो कोचेज है वगैरह, उनको अपग्रेड करने के लिए 25% फंड यूज किया जाए। 40% एक्सीडेंट्स मैन अनमैन क्रॉसिंग्स में होती है, तो ये है।
तो इसीलिए यहाँ पे ओवर ब्रिजेस अंडर ब्रिजेस बनाए जाए, ट्रैक रिन्यूअल किया जाए, लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट किया जाए, तो उस पर बल्क ऑफ द स्पेंडिंग्स किया जाएगा। तो वही है, कहते हैं 40% एक्सीडेंट्स एंड ओवर हाफ दी फेटालिटीज, मतलब एक्सीडेंट्स काफी होते हैं और इवन 50% जो लोग की डेथ होती है रेलवे एक्सीडेंट्स में, उसमें से 50% जो डेथ्स है वो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स पे वो उस वजह से होती है। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, जेंडर ऑफ फीटस कैन अफेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन्स इम्यूनिटी। तो एक स्टडी की गई है कि प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनिटी उसके फीटस के जेंडर से अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इम्यून मार्कर्स होते हैं साइटोकाइंस, तो उनका स्टडी किया गया है। तो ये देखा गया कि अगर फीमेल फीटस कैरी किए जा रहे हैं तो ये इम्यूनिटी लेवल ज्यादा होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन मीन्स नो क्या बोलते हैं जो सूज जाता है जो ऐसे, तो वो सूजन ज्यादा होती है। तो ये अगर एक्सेसिव है तो उससे स्ट्रेस भी आ जाता है, बॉडी पे स्ट्रेस है मतलब। तो ये जो है इम्यून, ये जनरली फीमेल फीटस होता है तो ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसीलिए ये स्टडी लिंक करती है कि इसीलिए जब फीमेल फीटस प्रेग्नेंट वुमेन कैरी करती है तो जो उनको मेडिकल कंडीशंस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे अस्थमा वगैरह, तो वो ज्यादा एडवांस हो जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा होता है। तो ये एक स्टडी है लिंकिंग द फीटस ऑफ द चाइल्ड एंड द प्रेग्नेंट वुमेन्स इम्यूनिटी। तो ये स्टडी की गई साइटोकाइंस लेवल। उन्होंने कहा कि जब फीमेल वुमेन एक्चुअली वो सेम होता है, रिस्पॉन्स सेम होता है, पर जब बैक्टीरिया को एक्सपोज होते हैं तो ये रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हाइटेंड होता है इन केस ऑफ फीमेल फीटसेस। तो ये स्टडी है, दैट इज इट, यही है। Thank you.